यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रेन डिटेंशन और ट्रैक सर्किट के बारे में। जैसे यहाँ पर देखिए ग्लूड ज्वाइंट लगा हुआ है और ग्लूड ज्वाइंट लगा है, टीएलजेबी लगा है। इसमें हमको वर्क करना पड़ता है। उसमें वर्क में क्या क्या होता है उसके बारे में आज हम कॉन्सेप्ट इसका देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, कॉन्सेप्ट में क्या है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ व्हीकल। ये डीसी ट्रैक सर्किट का क्या मतलब होता है उसकी हम यहाँ पर आज बात करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या करता है ये, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ व्हीकल्स ऑफ ए सेट पोर्शन ऑफ ट्रैक सर्किट, यानी किसी ट्रैक सर्किट के पोर्शन में अगर व्हीकल की उपस्थिति है, प्रेजेंस ऑफ व्हीकल जैसे यहाँ पर लिखा है साथियों, तो प्रेजेंस ऑफ व्हीकल को बताता है। इसी को हम लोग कहेंगे नोन एज ट्रेन डिटेक्शन, यानी ट्रेन का पता लगाना। तो यहाँ पर जैसे लिखा है उसी की हम यहाँ पर परिभाषा समझ सकते हैं कि डिटेक्शन का क्या परिभाषा हमारा हो जाएगा। रेल में हम परिभाषा क्या समझेंगे, डिटेक्शन क्या है। डिटेक्शन का ये परिभाषा हो जाएगा कि वो बताएगा प्रेजेंस ऑफ व्हीकल्स ऑफ ए सेट पोर्शन ऑफ ट्रैक, कि उस ट्रैक के पोर्शन में व्हीकल है अथवा नहीं है। इसको जो है डिटेक्ट करने के लिए जो है हम जो लगाते हैं उसी को ट्रैक सर्किट बोलेंगे। बेसिकली देयर आर टू मीन्स, इसके दो अर्थ हैं डिटेक्ट करने के। दो क्या क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ट्रेन ओवर ए ट्रैक, अगर ट्रैक पर ट्रेन है तो उसके मुख्यतः दो माध्यम है। कौन कौन सा है उसको देखते हैं। नंबर वन है ट्रैक सर्किट। ट्रैक सर्किट एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है और ऑडियो फ्रिक्वेंसी भी हो सकता है। दूसरा हमारा होता है एक्सल काउंटर, जो हम एक्सल काउंटर लगाकर ट्रेनों को डिटेक्ट करते हैं। ट्रेन के व्हीकल को डिटेक्ट करते हैं, ना कि ट्रेन को डिटेक्ट, यानी उस ट्रैक पोर्शन में जैसे ही व्हीकल आता है उसको हम डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो दो कंडीशन आ रही है कि बेसिकली हम क्या डिटेक्ट करने का हमारे पास क्या माध्यम है, तो टू माध्यम हमारे पास है। वो टू माध्यम में कौन कौन सा है, पहला ट्रैक सर्किट है और दूसरा एक्सल काउंटर है। ट्रैक सर्किट के तीन पार्ट हैं, एक डीसी ट्रैक सर्किट, एसी ट्रैक सर्किट और ऑडियो फ्रिक्वेंसी। मतलब ये तीन भाग जो है ट्रैक सर्किट के हो जाएंगे। और दूसरा नंबर जो आता है हमारा एक्सल काउंटर के द्वारा हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सप्लाई सोर्स, ये जो निर्भर करेगा हमारे सप्लाई सोर्स पर निर्भर करेगा। ट्रैक सर्किट आर कैटेगराइज्ड, मतलब उस सप्लाई सोर्स के अनुसार, उस नेचर के अनुसार हम ट्रैक सर्किट को कैटेगराइज कर लेंगे, यानी विभिन्न भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे हम पहला पढ़ेंगे डीसी ट्रैक सर्किट हमारा होगा, तो डीसी ट्रैक सर्किट में होता है पहला कि जिसको ओपन डीसी ट्रैक सर्किट नाउ ऑब्सोलेट कर दिया गया, मतलब अब इसको नहीं स्वीकार किया जाता है, यानी ओपन डीसी ट्रैक सर्किट रहेगा। और दूसरा हमारा क्लोज डीसी ट्रैक सर्किट रहेगा। तो डीसी सर्किट में हमको दो मिलेंगे पढ़ने के लिए, एक ओपन मिलेगा और दूसरा क्लोज डीसी सर्किट मिलेगा। और दूसरा अगर ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रैक सर्किट है हमारा, उसको आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सर्किट, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सर्किट भी बोलते हैं। तो इस तरह जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो रहेगा एक नॉन कोडेड रहता है और एक कोडेड रहता है। तो इस तरह हम समझेंगे कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी वाली जो ट्रैक सर्किट रहेगी वो एक कोडेड भी होती है और एक नॉन कोडेड होती है, दो प्रकार की यहाँ पर होती है। अब एसी ट्रैक सर्किट की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो एसी ट्रैक सर्किट में 83 हर्ट्ज एंड 50 हर्ट्ज यूज किया जाता था मुंबई, वेस्टर्न और सेंट्रल और एसी रेलवे में, बट नाउ ऑब्सोलेट कर दिया गया है। पहले यहाँ पर प्रयोग किया जाता था लेकिन अब इसको भी वहाँ से हटा दिया गया है। अब हमारा मुख्यतः जो जनरली हम रेलवे में प्रयोग करते हैं वो हमारा डीसी ट्रैक सर्किट है, क्लोज सर्किट को हम प्रयोग करते हैं। अब हम भाग देखेंगे यहाँ पर मित्रों कि डीसी सर्किट में क्या क्या लगाते हैं, क्या क्या कंपोनेंट है, उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। डीसी ट्रैक सर्किट के अगर हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या नहीं होगा, उसकी हम बात
करेंगे। बच्चों कभी कभी होता है कि हमारे साथियों को कोई कंपोनेंट के बारे में पूछने लगो कि डीसी ट्रैक सर्किट के कंपोनेंट बताइए, तो कंपोनेंट बताने में भी उनका मन हिचकता रहता है, वो बता नहीं पाते हैं। इसलिए बच्चों अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा इसका हम देख लेंगे तब बताने में कोई हिचक नहीं रहेगी। नंबर 1 कंपोनेंट में क्या आएगा, बैटरी लगेगा। इसमें 1, 2 या 3 सेल जितना हमको ज़रूरत रहती है उस सेल के अनुसार हम लगा लेते हैं। जनरली हमारे एनसीआर में यहाँ पर भाइयों 3 सेल का ही उपयोग हम अब करने लगे हैं। जो बैटरी 80 AH की अथवा 40 AH की दोनों हम प्रयोग में लाते हैं, तो अब जनरली हम लोग 80 AH का ही उपयोग करते हैं। बैटरी को, ट्रैक बैटरी को 80 AH का प्रयोग करते हैं और नंबर ऑफ सेल अब जो है हम 3 का उपयोग करते हैं, जिससे हमारा आउटपुट बहुत अच्छा प्राप्त होता है। और दूसरा हमारा कंपोनेंट क्या रहता है, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस रहता है, जो 2 प्रकार के मिलते हैं हमको रेलवे में, एक 15 ओम का मिलता है और एक 30 ओम का मिलता है। तो 2 प्रकार के हमको रेजिस्टेंस मिलता है, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस। ट्रैक रिले हमारी क्या क्या होती, QT2 और QTA2, QB80 एंड सेल्फ टाइप, ये ट्रैक रिले। यानी इस तरह हम समझें कि यहाँ पर भाइयों ट्रैक रिले में QT2, QTA2, QB80 और सेल्फ टाइप, यानी कुल मिला के 4 प्रकार की हमको रिले ट्रैक में प्रयोग करते हैं। ये भी हमको रिमेंबर रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रैक रिले के नाम बताओ, तो नाम हम यहाँ से समझ लेते हैं कि 4 प्रकार की रिले होगी, QT2, QTA2, QB80 एंड सेल्फ टाइप ट्रैक रिले। इस तरह 4 प्रकार के हम रिले का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है ट्रैक लीड केबल्स जो हम प्रयोग करते हैं अधिकांशतः, जिसको हम लोग जम्फर प्रयोग रेलवे में कहते हैं। 2 कोर इंटू 2.5 स्क्वायर mm पढ़ाया जाता है, लेकिन जनरली अब हमने क्या कर दिया है, रेलवे में 6 कोर का लगाना शुरू कर दिया है। ये जो 2 कोर 2.5 स्क्वायर mm का जो हमारा जंपर रहता है, ये थोड़ा मोटी रहती है 2.5 का, और ये हमारा जो है 6 कोर का जंपर जो है कम स्क्वायर mm का रहता है। तो 6 कोर रहेगा तो एक आध अगर वायर टूट भी जाएगी कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन 2 कोर में अगर थोड़ा सा भी होता है तो दिक्कत आना शुरू हो जाता है। इसीलिए अब हम लोग रेलवे में 6 कोर जंपर का प्रयोग करने लगे हैं। अब 5वां जो कंपोनेंट की बात करेंगे, गैल्वेनाइज्ड आयरन का। लेकिन यहाँ पर साथियों हम देखेंगे, अगर एग्ज़ाम में जब हम पूछेगा ट्रैक लीड केबल को, तो एग्ज़ाम में हम 6 कोर नहीं बताएंगे, बल्कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में हम 2 कोर इंटू 2.5 स्क्वायर mm का ही प्रयोग दिखाएंगे, जिससे हमारा क्वेश्चंस गलत ना हो। ये तो हम लोग अपनी सहूलियत के लिए 6 कोर का उपयोग करते हैं। बाकी एग्जाम पर्पज से अगर इस वीडियो को आप अध्ययन करेंगे या देखेंगे तो हम इसको 2.5 स्क्वायर mm और 2 कोर को ही हम बताएंगे। इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब 5वां कंपोनेंट हमारा GI वायर है, जिसको गैल्वेनाइज्ड आयरन रहता है। वायर कनेक्टेड केबल टू द रेल्स विथ 8 SWD लिखा रहता है, मतलब 8 नंबर की जो हमारी GI वायर रहती है, यानी स्टैंडर्ड वायर का ये गेज दिया गया है। ये गेज किससे मापा जाता है, इसको हम लोग स्क्रू गेज से मापते हैं। स्क्रू गेज से हम जो है गेज को माप सकते हैं। स्क्रू गेज से हम माप कर 8 नंबर का जो हमारा रहता है GI वायर जो हमारी होती है, कभी कभी एग्जाम में इसको ही पूछता है, 8 नंबर की GI वायर का हम प्रयोग करते हैं। अब 6वां कंपोनेंट क्या बचेगा हमारे पास, कंटिन्यूटी रेल बांड टू अवॉइड द हाई रेजिस्टेंस एट फिक्स प्लेट टू रेल जॉइंट। मतलब हम लोग कंटिन्यूटी बांड जो लगाएंगे वो हाई रेजिस्टेंस ना करे फिक्स प्लेट को, उसको बचाने के लिए हम लोग कंटिन्यूटी रेल बांड का प्रयोग करते हैं, जिससे जो है यहाँ पर जो प्लेट जॉइंट लगा हुआ है वो हाई रेजिस्टेंस ना करे और हमारा ट्रैक सर्किट का जो करंट है वो सुचारू रूप से प्रवाहित होता रहे। और अगला कंपोनेंट है इंसुलेटेड रेल जॉइंट, जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं अथवा ग्लूड जॉइंट बोलते हैं। तो यानी ये ग्लूड जॉइंट की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह मिला के कुल 7 कंपोनेंट है डीसी ट्रैक सर्किट चालू करने के लिए, इसका उपयोग हम करते हैं। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे ओपन डीसी ट्रैक सर्किट। ओपन डीसी ट्रैक सर्किट का जैसा कि डायग्राम यहाँ दिख रहा है, इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कैसे यहाँ पर बना हुआ है।
जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारा बैटरी लगा हुआ 1 नंबर बैटरी है। इस बैटरी से देखते हैं निगेटिव रजिस्टेंस में जा रहा है। रजिस्टेंस के बाद ये कनेक्शन हम करेंगे, फिर यहाँ पर टीएलजेबी से होकर टीएलजेबी से रेल से हमने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉजिटिव है, ये निगेटिव नहीं बल्कि ये क्या है पॉजिटिव। इसको हम बड़ा बना देते हैं, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव के रेजिस्टेंस पाथ पाएगा। फिर इसके बाद ये यहाँ से टर्मिनल से होते हुए इसको हम 4 नंबर को जेबी मान सकते हैं कि जेबी के थ्रू होते हुए ये हमारा रेल से कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरा जो निगेटिव रहेगा डायरेक्ट हम टीआर के सिरे पर ले जाएंगे और इस टीआर के सिरे पर जोड़ देंगे। और इसका निगेटिव जो पाथ हमको मिलेगा, जब हम यहाँ पर देखेंगे कि निगेटिव पाथ कैसे पूरा हो रहा है। अब एक वायर हम इसमें से यहाँ पर ला लेते हैं, टीआर पर ला लेते हैं। और यहाँ पर हमने क्या लगाया है, यहाँ पर ये क्या है हमारा कंटिन्यूटी बांड है, यानी यहाँ पर कंटिन्यूटी बांड है और यहाँ पर भी कंटिन्यूटी बांड है हमारा। अब निगेटिव तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर व्हील आएगा साथियों, जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर व्हील आया और यहाँ पर व्हील आया, तो इन दोनों को जैसे ही शंट करेगा, ये पॉजिटिव सप्लाई हमारी इधर से घूम करके यहाँ से घूमती हुई परिपथ पूरा कर लेगा। इस तरह ये परिपथ क्या करेगा, पूरा करेगा और टीआर हमारा क्या होगा, पिकअप हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ओपन डीसी ट्रैक सर्किट में जब कोई ट्रेन या कोई व्हील आती है उस समय ट्रैक हमारा पिकअप हो जाएगा और जैसे ही इस ट्रैक से व्हील निकल जाएगा ट्रैक हमारा क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरह हम समझेंगे, इसको ओपन ट्रैक सर्किट बोलेंगे, ओपन डीसी ट्रैक सर्किट बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते इसमें कंपोनेंट देखिए क्या क्या लगा। नंबर 1 2 3 लिखा है। पहला बैटरी है और दूसरा एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, ट्रैक रिले है, ट्रैक लीड केबल्स है, जीआई वायर्स है, कनेक्टिंग केबल्स टू रेल्स है, कंटिन्यूटी रेल बॉन्ड है और इंसुलेटेड रेल ज्वाइंट है। तो यहाँ पर हमने साथियों देखा कि ओपन सर्किट जो है, अगर कोई व्हील्स नहीं है तब हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। और इसमें बहुत गलतियाँ इसलिए हो सकती है कि मान लीजिए हमारी वायर यहाँ से ब्रेक हो जाए या टूट जाए, उस स्थिति में यहाँ पर व्हील आने पर भी हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसके बारे में यहाँ पर आगे पढ़ेंगे हम। द सर्किट गेट्स कम्प्लीटली व्हेन द ट्रैक occupied through the net resistance of the wheel axis occupied the track circuit. The series resistance was stable as to give sufficient voltage to relay when axis shunt rail high contact resistance. It also ensure that relay does not get without shunt a voltage enough to pick it up ड्यू टू लीकेज करंट। वही जो हमने बताया उसी के बारे में यहाँ पर सब चीज़ बता रहा है कि वोल्टेज इतना होना चाहिए कि उस रिले को पिकअप करा दे और जैसे ही व्हील आए, और लीकेज करंट जो रहेगा ट्रैक का बैट बैलास्ट होने पर वेट डंप रहेगा, वो भी हमको दिक्कत करेगा। तो इस तरह जो है, अदरवाइज हम समझे हैं कि ट्रैक सर्किट कैन फेल फ्रिक्वेंटली। ये ट्रैक सर्किट फ्रिक्वेंटली यानी अधिकांशतः बहुत फेल होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है साथियों, इन दिस टाइप ट्रैक सर्किट इफ एनी कनेक्शन ब्रेक, अगर कोई कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो ट्रेन ऑक्यूपेशन गोज अनडिटेक्टेड। तब हम क्या समझेंगे, ट्रेन का जो ऑक्यूपेशन है मतलब कि व्हील्स आया उस ट्रैक में, हम लोग अनडिटेक्ट हो जाएगा, यानी इसको पता नहीं लगा पाएंगे। इट इज़ नॉट यूज करेंटली। अब इसको हम प्रयोग में नहीं लाते हैं, ओपन डीसी सर्किट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब साथियों जो अधिकांशतः हमारे इंडियन रेलवे में प्रयोग किया जाता है वो हमारा है क्लोज डीसी ट्रैक सर्किट। इस क्लोज डीसी ट्रैक सर्किट के बारे में ध्यान से देखेंगे। सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ क्लोज डीसी सर्किट कनेक्टेड ऐसे बना है। यहाँ पर हमारा बैटरी है, रेजिस्टेंस है, पॉजिटिव में रेजिस्टेंस लगाएंगे और इसको पॉजिटिव यहाँ देंगे और टीआर इंड पर इस तरह हम जोड़ लेंगे। सिंपल सर्किट है, ये निगेटिव है और ये हमारा एक ग्लूट जॉइंट यहाँ पर लगा है और एक ग्लूट जॉइंट यहाँ पर लगा है। आइसोलेट करने के लिए हमने इसमें 4 ग्लूट जॉइंट का प्रयोग किए हैं। कितने ग्लूट जॉइंट का प्रयोग किए हैं? 4 ग्लूट जॉइंट का प्रयोग हमने किए हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है। इन क्लोज
सर्किट फीड कनेक्टेड टू वन, वही चीज़ जैसे ये चित्र बना है उसी को यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर सब लिखा गया है वही चीज़ है। प्रोटेक्ट द फीड इक्विपमेंट व्हेन ट्रैक इज शंटेड, जब हम ट्रैक को शंट करते हैं, बाय अवॉइडिंग ए शॉर्ट सर्किट अक्रॉस इट्स बैटरी टर्मिनल रेजिस्टेंस इज लेस, यानी जो कह रहा है कि अवॉइड शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए बैटरी टर्मिनल को रेजिस्टेंस इज लेस, बैटरी का टर्मिनल का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत लेस होना चाहिए, अवॉइड करना, हमको शॉर्ट सर्किट होने से बचाना है इसमें। अब यहाँ पर कह रहा है कि काज वोल्टेज ड्रॉप, अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है व्हेन ट्रैक इज ऑक्युपाइड, अगर ट्रैक यहाँ पर ऑक्युपाइड है, मान लीजिए यहाँ पर ट्रेन खड़ी है, यहाँ पर ट्रेन खड़ी है और क्या हो जाए यहाँ पर वोल्टेज घट जाए, रिले इन टू ड्रॉप द रिले, तब भी यहाँ पर हमको ऑक्युपाइड शो करेगा। अगर ट्रेन नहीं है, अगर वोल्टेज घट गया, ट्रैक हमारा गिर गया, यानी टीआर हमारा गिर गया, तब भी हम समझते हैं कि वहाँ पे ट्रेन है अथवा जो है हमारा फेलियर है। इस तरह हम इसमें आसानी से पता लगा लेंगे। यहाँ पर साथियों रेजिस्टेंस हम देखेंगे, 0 से 15 ओम का टाइपिंग जो रहता है 1, 2, 4, 8 ओम का रहता है, इज यूज इन नॉन एरी आरी, जो नॉन आरी में हम लोग प्रयोग करते हैं। अब 30 ओम का जो है विद टाइपिंग जो हमको मिलेगा, 2 का मिलेगा, 4 का मिलेगा, 8 का मिलेगा, 16 मिलेगा। तो इन सब को अगर हम योग करेंगे तब हमारा पूरा 30 ओम प्राप्त हो जाएगा। इसका प्रयोग हम साथियों आरी एरिया ट्रैक सर्किट में करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है क्लोज्ड डीसी ट्रैक सर्किट का। अब इसमें हम कुछ बेसिक बात पढ़ेंगे कि जो फीड इंड में क्या क्या रहता है उसकी हम बात करेंगे। फीड इंड की बात करते हैं तो फीड इंड में क्या क्या है उसको हम आज यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर फीड इंड में हम देखेंगे कि एक हमारा होता है ट्रैक चार्जर। जो ट्रैक चार्जर कभी कभी पूछा जाता है तो बचाने में बड़ी सकुच लगती है कि चार्जर का क्या होता है, तो इसको हम कहेंगे 110 वोल्ट का चार्जर हमारा एसी का रहता है। इनपुट ये रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा इनपुट है, और इसका आउटपुट जो रहेगा 2 से 10 वोल्ट डीसी हमारा इसका आउटपुट रहता है। तो ये हमारा जो है बेसिक कंडीशन है कि जो चार्जर फीड इन का लगाते हैं वो 2 से 10 वोल्ट डीसी आउटपुट का रहता है, जिसका प्रयोग हम करते हैं विच 80 AH और 40 AH की बैटरी में हम लगाते हैं, जिसको बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेल बोलेंगे या सल्फ्यूरिक एसिड सेल का प्रयोग करते हैं। इन फ्लोट टू फीड ट्रैक सर्किट इन सीरीज रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस, यानी इस रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस के यहाँ पर फ्लोट में दिया गया है। इन आरी एरिया में बी टाइप चोक लगाते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बी टाइप चोक जो होता है हमारा, उसको हम चोक को इस तरह पढ़ सकते हैं। तो ये बी टाइप चोक को हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि जैसे यहाँ पर लिखा है रेजिस्टेंस लिखा है 3 ओम, तो साथियों ये डीसी के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, डीसी के लिए रेजिस्टेंस 3 ओम रहेगा, लेकिन जो जेड का शब्द इम्पिडेंस हम बोलेंगे इसको 120 ओम रहेगा, यानी जो इम्पिडेंस उसका देगा एसी के लिए ये 120 ओम का कार्य करेगा। एट 50 हर्ट्ज लिख दिया है, 50 हर्ट्ज का मतलब है कि ये जो है एसी के लिए है, क्योंकि एसी ही हर्ट्ज में होता है, डीसी तो हमारा डायरेक्ट फ्लो इस तरह होता है, लेकिन एसी हमारा फ्रिक्वेंसी में ऐसे चलता है। तो ये 50 हर्ट्ज जो लिखा है यही से समझ लेंगे कि ये जो हमारा बी टाइप चोक है 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को 120 ओम तक को प्रतिरोध करेगा, और इसको यूज करेंगे सदों निगेटिव रेल के साथ यूज करेंगे। इतनी बात साथियों समझ में आ रही होगी बात जो हम बता रहे हैं। रिले इंड की बात आ जाते हैं। रिले इंड हम अधिकांशतः प्रयोग करते हैं सेल्फ टाइप का अगर रिले है तो 9 ओम और 2.25 ओम इन नॉन आरी एरिया में लगाते हैं। अगर एसी इम्युनाइज रिले है तो 9 ओम का हम आरी एरिया में लगाते हैं। QT T2 है तो 9 ओम और 4 ओम के, दो टाइप के QT T2 में 2 टाइप के आते हैं, एक 9 ओम का आता है, एक 4 ओम का आता है। और Q2 A2 जो हमारा है 9 ओम का आरी एरिया में लगाते हैं। तो अब इस समय जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं QT A2 का ही प्रयोग कर रहे हैं अधिकांशतः 4 फ्रंट
टू बैक का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग क्रॉस प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं क्योंकि टू बैक का प्रयोग है यहाँ पर। यहाँ पर मैं आल्सो यूज सीरीज इंक्रीज इम्यूनिटी लेवल, जैसे इम्यूनिटी लेवल ऑफ ट्रैक रिले एरियाज, यानी ट्रैक रिले का आरी एरिया में कितना उसका इम्यूनिटी लेवल है उस पर भी निर्भर करता है, तो उसके अनुसार हम देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें हैं कि ट्रैक रिले का जो पैरा लिखा है, पैरा एसीएम में सेकंड में जो पैरा बताया गया है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिलीज ट्रैक रिले शुड बी 68% ऑफ इट्स रेटेड पिकअप वैल्यू, यानी पिकअप वैल्यू का 68% जो है उसका जो है शुड भी क्या होना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज रिलीज उसका 68% होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, रेटेड पिकअप वैल्यू का होना चाहिए। डिटरेशन ऑफ 15% ऑपरेटिंग करेक्टराइज करता है, इज कंसीडर द सेफ्टी रीजन। सेफ्टी रीजन से हम इसमें देखेंगे तो ड्रॉप अवे वैल्यू जो रहेगा वो 85% ऑफ 68 का, यानी जो हम लोग निकालेंगे वो 68 का 85% निकालेंगे तो पूरा जो रेटेड पिकअप वैल्यू का जो एग्जैक्ट आएगा वो वैल्यू हो जाएगी 57.8% हो जाएगा। अब हम परसेंटेज रिलीज की बात करेंगे तो परसेंटेज रिलीज का सूत्र क्या बनेगा उसकी हम बात करेंगे। परसेंटेज रिलीज का जब हम सूत्र लगाएंगे तब उसमें लिखेंगे ड्रॉप अवे वैल्यू, यानी ड्रॉप अवे वैल्यू का जितने पे ड्रॉप होगा उसको हम लिखेंगे ड्रॉप अवे वैल्यू, अपान लिखेंगे पिकअप वैल्यू, यहाँ पर हम लिखेंगे पिकअप वैल्यू और गुणे यहाँ पर 100 कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर नीचे लिखा गया है, पिकअप वैल्यू अपॉन ड्रॉप अवे वैल्यू अपॉन पिकअप वैल्यू और इंटू 100% लिखा है। अगर सेल्फ टाइप ट्रैक रिले नॉर्मली ओवरहॉल जो यहाँ पर लिखा गया है, अगर सेल्फ टाइप के है नॉर्मली ओवरहॉल 10 साल में हम करेंगे, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम 12 ईयर। अगर मान लीजिए तो बढ़िया चल रहा है तो 12 साल तक इसको बढ़ा सकते हैं। में रिड्यूस डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक एंड लोकल कंडीशन सेक्शन, ये सेक्शन पर निर्भर करेगा और यातायात पर निर्भर करेगा कि कितना यातायात वहाँ पर चलता है। और हर रेलवे का अपना अपना होता है तो वो कहीं कहीं पर 10 ईयर्स में हटा देते हैं, कहीं कहीं चला लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है तो यानी 10 ईयर्स हो सकता है और मैक्सिमम 12 ईयर्स तक हो सकता है। अब प्लग इन टाइप में की रिप्लेसिंग की बात करें तो 12 ईयर है और ईयरलियर इफ वारंटेड बाय एक्चुअल कंडीशन रिले। अगर 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है तो इसको रिले को हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो इस तरह हम समझेंगे कि हमने जो समझा इसमें क्या क्या है। अब बैलास्ट की बात हम यहाँ पर करते हैं कि बैलास्ट को समझने के लिए बहुत हम परेशान हो जाते हैं कैसे बैलास्ट वर्क करता है। मेजर करेंगे और वोल्टेज और करंट जैसे पिक्चर में यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारी रेल है, इस रेल में मान लीजिए कुछ रेल का रेजिस्टेंस होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस रेल का है और यहाँ पर भी रेल का रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस हम रेल का आर को जोड़ लेंगे और रेल रेजिस्टेंस इधर भी कुछ होगा और जो बैलास्ट होगा इस तरह। अगर हम दो लाइन है हमारा तो यहाँ पर हमने मान लीजिए यहाँ पर हमारा स्लीपर लगा हुआ है तो यहाँ पर बैलास्ट पूरा इस तरह भरा रहता है। तो बैलास्ट जो रहेगा दोनों रेलों के एक क्रॉस जो है रेजिस्टेंस को आरबी हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको आरबी बोलेंगे, यानी दो रेलों के बीच में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है उसी को हम लोग बैलास्ट रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब ये बैलास्ट रेजिस्टेंस को हम देखेंगे कैसे होता है। तो जो एवरेज वोल्टेज है यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एवरेज रेल वोल्टेज अपॉन लीकेज करंट, यानी एवरेज जब किसी का निकालेंगे तो एवरेज का मतलब होता है इधर का वोल्टेज और रिले इंड का वोल्टेज। तो एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज जब हम निकालेंगे तो एवरेज बराबर हो जाएगा VF फीड इंड का वोल्टेज प्लस रिले इंड का वोल्टेज अपॉन 2 कर देंगे तब एवरेज निकल आएगा। एवरेज का मतलब औसत होगा, यानी कि औसत करके फिर अपॉन जब पूरा हम लिखेंगे
लीकेज करंट, तो यानी यहाँ पर हम देखेंगे फीड एंड में कितना करंट है और रिले एंड में कितना करंट है, दोनों को घटा देंगे तो हमारा लीकेज करंट पता हो जाएगा कितना बैलास्ट में लीक हो रहा है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं IF माइनस IR। हम जानते हैं मित्रों कि फीड एंड का करंट सदो ज़्यादा रहता है और रिले एंड का करंट थोड़ा सा कम रहता है, तो इसीलिए हम IF से IR को घटा देंगे तो इस तरह हमारा निकल आएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले से हम बैलास्ट की गणना कर सकते हैं। इसी के सब परिभाषा लिखा है कि फीड एंड वोल्टेज है, VR रिले एंड का वोल्टेज है, IF ट्रैक करंट है, IR रिले का करंट है, RR जो रेल रेजिस्टेंस है, RR जो सम ऑफ रेल रेजिस्टेंस ऑफ रिले एंड, मतलब सबको जोड़ कर रेजिस्टेंस जो होगा RR जो है कहलाएगा। अब इसको पता लगाने के लिए लेंथ ट्रैक सर्किट की नापेंगे, RB पर किलोमीटर कैन बी फाउंड आउट, और हम RB का मान क्या करेंगे पर किलोमीटर में हम ज्ञात करेंगे। पर किलोमीटर ज्ञात करके तब हम बताएंगे कि इसका RB कितना है। तो इसका मिनिमम परसिमेबल जो लिखा गया रेजिस्टेंस ऑफ ट्रैक सर्किट में वो 2 ओम पर किलोमीटर ट्रैक लेंथ इन स्टेशन यार्ड, अगर स्टेशन यार्ड में है तो 2 ओम पर किलोमीटर, अगर ब्लॉक सेक्शन में है तो ब्लॉक सेक्शन में हम कह सकते हैं कि 4 ओम पर किलोमीटर होता है। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं बैलास्ट के बारे में। अब बैलास्ट की हम पूरा बात करेंगे, कैसे वर्क करता बैलास्ट, उसकी हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बैलास्ट कैसे वर्क करता है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं बैलास्ट रेजिस्टेंस क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। बैलास्ट रेजिस्टेंस से हमने पढ़ लिया है कि 2 ट्रैक सर्किट के बीच में जो हमारा बैलास्ट रखा रहता है उनके बीच एक पाथ बना लेता है। इसी पाथ में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है उसी को हम बैलास्ट रेजिस्टेंस बोलेंगे। अपनी भाषा में इस तरह समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर रेलवे के द्वारा पढ़ाया गया उसको हम पढ़ते हैं कि बैलास्ट रेजिस्टेंस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस लीकेज पाथ, यानी बैलास्ट रेजिस्टेंस वह रेजिस्टेंस है जो विभिन्न प्रकार के लीकेज पाथ अक्रॉस द ट्रैक सर्किट, यानी इन दोनों ट्रैक सर्किट में जो लीकेज पाथ है ऑफर्ड बाय बैलास्ट और स्लीपर, जो बैलास्ट और स्लीपर के द्वारा उत्पन्न होता है, इसी को हम लोग बैलास्ट रेजिस्टेंस। और क्या कहा है कि बैलास्ट रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो बैलास्ट रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि लेंथ अगर हम जितना बढ़ाएंगे, लेंथ जितना बढ़ाएंगे RB क्या होगा, RB को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ अगर हमने बढ़ाया, लेंथ हमने इंक्रीज किया है तो इन्वर्सली का मतलब होगा कि RB हमारा घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो रहा है कि लेंथ को अगर हमने बढ़ा दिया, फिर से समझिएगा, लेंथ को अगर हमने बढ़ा दिया तब RB हमारा क्या होगा, घट जाएगा, यानी उल्टा संबंध आ रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो कहने का मतलब है कि हमारे लिए ट्रैक सर्किट में RB का ज़्यादा होना ज़्यादा अच्छा होता है, RB का ज़्यादा होना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसको हम लोग गुड मानेंगे, अगर RB ज़्यादा है तो हम उसको अच्छा मानेंगे। देखते हैं इसमें आगे, जैसे यहाँ पर लिखा है ट्रैक सर्किट एंड आल्सो इट वेरियस पर कंडीशन ड्राई एंड वेट बैलास्ट सोयल एज एक्सप्लेन बिलो, यहाँ पर किया गया है टू रिड्यूस द इंक्रीज द लेंथ ऑफ ट्रैक सर्किट एज लीकेज पाथ इन पैरेलल आर मोर। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम अगर ट्रैक सर्किट की लेंथ बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे लीकेज पाथ पैरेलल में उत्पन्न होता चला जाएगा। जैसे इस तरह हम समझें कि लाइन को अगर हम बढ़ाते चले जा रहे हैं तो लीकेज पाथ इस तरह बढ़ता चला जाएगा। तो जब ये रेजिस्टेंस हमारा जो है पैरेलल में आएगा तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R इस तरह आएगा, उल्टा आएगा। तो जब इसको करेंगे तो टोटल जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो इन दोनों ट्रैकों को क्या करेगा, लीक करेगा, यानी शॉर्ट करना प्रारंभ कर देगा। इसीलिए RB का अधिक होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लीन बैलास्ट ऑफर्ड हाई रेजिस्टेंस, यानी क्या करना है कि बैलास्ट को साफ करेंगे, हाई रेजिस्टेंस ही हमारे लिए अच्छा है, और लो लीकेज हो। हमारे ट्रैक सर्किट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है कि लो लीकेज हो और बैलास्ट जो है हाई होना चाहिए। वाटर अक्रॉस द ट्रैक काजेज लीकेज, जब पानी अगर उसमें भर जाता है ट्रैक में तब भी लीकेज उत्पन्न
हो जाता है। सो बैलास्ट रेजिस्टेंस फेल ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो बैलास्ट क्या करता है कि बरसात के सीजन में हमारे ट्रैक सर्किट को फेल कर सकता है। तो ए गुड ड्रेनेज इज इसेंशियल टू अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग, यानी बढ़िया सा ड्रेनेज यानी नाली और उसकी बढ़िया बना होना चाहिए जिससे वाटर लॉगिंग ना हो, यानी पानी इकट्ठा ना हो, जिससे हमारा मेंटेनिंग हाई बैलास्ट रेजिस्टेंस, जिससे हम हाई बैलास्ट रेजिस्टेंस को मेंटेन रख सकें। तो साथियों, इतना ट्रैक सर्किट के बारे में हमने बताया। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम आपके लिए इसी तरह का बढ़िया बढ़िया टॉपिक